वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एक्सेलेंसी आईएएस। आज हम लोग बात करेंगे द गुलिक एंड उर्विक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट द एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स। और गुलिक एंड उर्विक के पहले हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फियोल की क्लास कर चुके हैं एंड वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनकी थ्योरीज क्या थी। जेपीएससी के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक्स बातें समझेंगे। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत डेप्थ में उसको समझना है, रादर ये क्लासेस का ऑब्जेक्टिव ही है कि सो दैट यू हैव ए ग्लिम्स ऑफ आइडिया एंड यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। और सडनली जब आपके मेंस के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर ऐसा ना हो कि द पेपर सीम्स टू बी कंप्लीटली न्यू टू। सो दैट्स वाई in today's class, in the continuation of the series, let's try to unfold the better ideas कि गुलिक एंड उर्विक ने एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या अपनी थ्योरी दिया। व्हाट आर द डिफरेंट आइडियाज दे हैड पुट फॉरवर्डेड, बिकॉज दैट इन द रिदम क्या मैंने बताया था कि द एफ.डब्ल्यू. टेलर ही वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। सिमिलरली हेनरी फियोल की क्लास करें हमने, हेनरी फियोल के 14 प्रिंसिपल्स जिसको फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल बोलते हैं, एंड उन 14 प्रिंसिपल्स के बाद हेनरी फियोल का जो थ्योरी है इट बिकम सो फेमस कि दैट जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है उसका फादर ऑफ मॉडर्न साइंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। दीज आर फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल इन नेचर। एक डिफरेंट आइडियाज उन्होंने हाईलाइट किया कि दैट द रोल ऑफ मैनेजर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन मूविंग विद दैट, गुलिक एंड उर्विक को क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरलिस्ट। सो व्हाई ही वाज रिगार्डेड एज, दे वर रिगार्डेड एज स्ट्रक्चरलिस्ट? उनका एक यूनिक कंट्रीब्यूशन क्या था? और ये सारी बातें आज के क्लास में हम लोग करेंगे। सो व्हाट इज द टुडेज टॉपिक? सो टुडेज टॉपिक इज दैट वन ऑफ द मोस्ट prominent the thinker in the discipline of public administration, that Gulick and Urwick. The Gulick and Urwick. So Gulick and Urwick were also the classical thinkers. So classical thinkers हमेशा एक assumption से शुरू करते थे। What are the classical thinkers believe? So Gulick and Urwick के पहले एक और इंपॉर्टेंट बात शेयर करेंगे कि अभी तक जितने भी क्लासिकल थिंकर्स उनका फोकस एरिया क्या था? सेंट्रलाइजेशन, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, कि मतलब पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन ये डिफरेंट एरियाज हैं, लेकिन ये फर्स्ट थिंकर्स होंगे जो ये बात करेंगे कि दैट देयर शैल बी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूजन। ओके, कि विदाउट द कॉपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स इट बिकम्स मीनिंगलेस। तो ये सारी बातें हैं। उसके पहले सबसे पहली बात कि दैट गुलिक एंड उर्विक दे वर आल्सो द क्लासिकल थिंकर्स। सो क्लासिकल थिंकर्स, तो इनका बेसिक व्यू पॉइंट्स क्या होगा? मशीन व्यू की ह्यूमन अप्रोच, दैट इज मैकेनिस्टिक अप्रोच। सो पहला पॉइंट मैकेनिस्टिक, ओके, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग, रादर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बीइंग कैसा है? एक टूल है, रोबोटिक्स इन नेचर है, राइट। सेकेंड एस्पेक्ट कि दैट दे बिलीव इन द क्लासिकल थिंकर्स है। सो क्लासिकल थिंकर्स ऑलवेज स्टार्ट विथ सर्टेन बिलीफ। सो इनका क्या बिलीफ था? और दे स्टार्टेड विथ सर्टेन एजम्पशंस। सो अपनी थ्योरी के पहले दे ऑल्सो कम out with a certain assumptions. Assumptions के पहले the Gulick and Urwick also regarded as structuralist. उनको क्या बोला जाता है? The structuralist. Why? क्योंकि उनके पूरे theories का जो main focus point क्या है कि that structure of organization is very very important. Organizational success depends upon proper structure. And proper structure के साथ there shall be placing of the right man in the right job. That is called the principle of definition, है ना। तो पहली बात कि द गुलिक एंड उर्विक ने किस चीज पे फोकस किया कि द व्हाट इज द रोल ऑफ द मैनेजर? द मैनेजर्स प्राइम रोल इज टू कम आउट विद द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड उस प्रॉपर स्ट्रक्चर में प्लेसिंग द राइट मैन इन द राइट प्लेस। ठीक, तो दे वर रिगार्डेड एज द स्ट्रक्चरलिस्ट। गुलिक एंड उर्विक, इनका जो एक्सपोजर है, द एक्सपीरियंस है, वो टेलर एंड फियोल से थोड़ा डिफरेंट है।
जो एफडब्ल्यू टेलर एंड फियोल, उनकी जो थ्योरी है, उनका जो एक्सपीरियंस है, दे वर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। बट ग्यूलिक एंड उर्विक, इनका एक मल्टी एक्सपोजर था। दे वर पार्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज, आर्म फोर्सेस के भी थे, मीन्स बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स का इनका तजुर्बा था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस दे कम आउट विद देयर थ्योरीज, राइट। तो इनका जो थ्योरी है थोड़ा ब्रॉड है। सो फर्स्ट पॉइंट कि दे वर द क्लासिकल्स, they have the mechanistic approach, they were regarded as the structuralists because they focused on the proper structure of the organization. Second point, since they were classical thinkers, that's why they also come out with some assumptions. उनका क्या assumptions था? The first assumption is कि ये जो administration है, public administration में administration है, so administration is generic in nature. What is that? कि administration is a strategy, and if a strategy makes a private organization successful, the same strategy can be applicable to make the public organization successful. जैसे हेनरी फ्योल क्या बात करते थे कि what is it is a mechanism, the administration is nothing but it is a mechanism. A mechanism जब private context में apply करते हैं then it is called management, and जब public sector में apply करेंगे then it is called administration. So administration and management are the same thing, right? तो पहला इनका जो assumption है वो क्या है ना, what is that? It is a strategy. The administration is a common strategy, and which type of strategy? It is generic strategy. Generic strategy. It means कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये इस तरह का कैटेगोरिकल वाटर टाइट डिस्टिंक्शन नहीं है। एक कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल यदि किसी प्राइवेट सेक्टर को सक्सेसफुल बनाता है, द सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल विल आल्सो मेक द पब्लिक सेक्टर सक्सेसफुल। तो ये पहला बेसिक या पहला एजम्पशन था, जो बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, नथिंग पब्लिक अबाउट इट, राइट। सो यू कैन राइट हियर, ब्रैकेट में लिखें कि द एडमिनिस्ट्रेशन is administration, nothing public about it, nothing public about it, right? कि in the very first class हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू में क्या बताया था कि द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स, द पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड उसमें पब्लिक का जो मीनिंग है, ड्रिट वाल्डो का जो व्यू, इट वाज मोस्ट एक्सेप्टेबल। सो ड्रिट वाल्डो क्या बोलते हैं कि द पब्लिक इज गवर्नमेंट, पब्लिक मीन्स स्टेट, कि इसका मतलब है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में द पब्लिक जो टर्म है, दिस इज द पब्लिकनेस इन कैरेक्टर, पब्लिक मीन्स the publicness in character. And what is the meaning of the publicness? The publicness means government in character, the state in character. But the Gulick and Urwick का जो बेसिक स्ट्रैटेजी है, ये क्या बोलते हैं कि नो, एडमिनिस्ट्रेशन कोई पब्लिक और प्राइवेट ऐसा नहीं है, इट इज ए जेनेरिक कैरेक्टर, इट इज ए कॉमन मैकेनिज्म, इट इज ए कॉमन स्ट्रैटेजी. सो दे से एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, नथिंग पब्लिक अबाउट इट. ठीक, माने पब्लिकनेस इन कैरेक्टर जो ड्रिट वाल्डो बोलते हैं, वो एक स्पेसिफाइड, वो नैरो व्यू पॉइंट है, दैट नॉट ए ब्रॉड एस्पेक्ट, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट. सो ये पहला बेसिक एजम्पशन है कि दे इट इज ए कॉमन स्ट्रैटेजी, राइट. सेकेंड, उनका बेसिक एजम्पशंस क्या है कि दैट सेकेंड एजम्पशन इज दे फोकस ऑन व्हाट they focus on the politics administration fusion. Politics administration. Second is the politics administration fusion. This is the second assumption. The classical thinkers, they predominantly believe in separation of politics and administration. ठीक, जो क्लासिकल थिंकर्स थे वो किस चीज पे बिलीव करते थे कि देयर आर द टू डोमेन, एक को बोलेंगे पॉलिटिक्स एंड अनदर डोमेन दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन. द पॉलिटिक्स इज डील्स विद लॉ मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद लॉ इंप्लीमेंटेशन. पॉलिटिक्स इज द एरिया ऑफ थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेशन इज द एरिया ऑफ प्रैक्टिस. पॉलिटिक्स इज द एरिया ऑफ वैल्यूज, एडमिनिस्ट्रेशन इज द एरिया ऑफ फैक्ट.
Politics is the area of what? That is called art. Administration is both art as well as science. मतलब ये बात करें कि there is a difference. Politics और administration कैसा है? Dichotomous है. ये क्लासिकल थिंकर्स के व्यू पॉइंट थे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम स्फीयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन ग्यूलिक एंड नोरविक दे वर द फर्स्ट थिंकर्स जो किस चीज पे फोकस करेंगे? द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूजन. जैसे कि नो, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सेपरेशन इट इज ए अनडिजायरेबल कॉन्सेप्ट. कैसे? कि इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स द पॉलिसी मेकिंग, ये जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है विदाउट द कॉपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये इफेक्टिव नहीं हो सकता. जैसे इन केस ऑफ इंडिया जब हम लोग बात करते थे कि दैट बजट फॉर्मुलेशन है ना, द बजटिंग प्रोसेस, बजट या बजटिंग प्रोसेस इन इंडिया, इफ एनीबडी नो, जो लोग पढ़े हैं कि बजटिंग प्रोसेस इन इंडिया इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस. और साइक्लिक प्रोसेस में एग्जीक्यूटिव्स के रोल भी हैं, लेजिस्लेचर के भी रोल हैं. तो एग्जीक्यूटिव इनिशियल स्टेज में इनपुट्स प्रोवाइड करता है और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूटिव मतलब हु प्रिपेयर द बजट ऑफ इंडिया? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इट इज एन एग्जीक्यूटिव टास्क. सो बजटरी प्रोसेस के दो पार्ट होते हैं, एक बजटरी फॉर्मुलेशन एंड द सेकेंड इज बजटरी इनैक्टमेंट. राइट? तो मोस्ट ऑफ दी जो बुक है आपके लक्ष्मीकांत वगैरह में वो आपका इनैक्टमेंट से बताया गया है, फॉर्मुलेशन नहीं बताया गया. व्हाई? क्योंकि फॉर्मुलेशन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क. सो फॉर्मुलेशन इज डन बाय द एग्जीक्यूटिव्स बट इनैक्टमेंट इज डन बाय लेजिस्लेचर. तो यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है कि दिस बजटरी प्रोसेस इट इन्वॉल्व्स व्हाट? कॉपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है? बजट वुड बी इफेक्टिव इफ देयर इज द what is called the coordination in the making of budgetary process. otherwise क्या होगा? lopsided हो जाएगा. the budgetary process यदि सिर्फ legislator बनाएंगे तो what will happen? ये ground reality से different होगा. ठीक? so यहां पर ग्यूलिक और नोरविक उस टाइम हाईलाइट करते हैं कि the politics administration के बीच में dichotomy नहीं, rather there shall be fusion between politics and administration. ठीक? So they say that politics administration fusion is a desirable conditions. So this is the second assumption, right? आगे बढ़े. The third assumption they had taken is that what is administration? What is an administration? They say कि the administration is both art as well as science. This is the third assumption. Administration is both art and science. ठीक? So in general, what is administration? Now initially the classical beliefs, classical किस चीज पे believe करते थे कि what is administration? Administration is nothing but it is an art. What is arts? जैसे arts और science के बीच में क्या difference होता है कि that arts focus on what? That it focus on the what? That it is the subjective study of both the subjective as well as objective things, right? That is called arts. It is a subjective study. There is a precision less होता है arts के subject में, that it is more variable in nature, है ना? लेकिन in case of the science we can make the things precise, क्योंकि science किस चीज पे based होता है? Experimentation पे. Science is based on experiment. Science is based on empirical studies. Empirical studies मतलब field studies, empirical studies. So that is why science is based on cause and effect correlationship. तो science में precision possible है. There is something called Newton's law which can give you the precise data. लेकिन in case of arts, sociology, society, humanity, you cannot have such physical precise law. So they say कि इनिशियली क्लासिकल बिलीव्स करते थे कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? इट इज सिंपली एन आर्ट, इट इज अ सब्जेक्टिव स्टडी, इट इज वेरिएबल इन नेचर, है ना? बट ग्यूलिक एंड नोरविक से कि नो, साइंस, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट एज वेल एज द साइंस. द नॉलेज ऑफ साइंस कैन मेक द एडमिनिस्ट्रेशन मोर साइंटिफिक.
क्या उन्होंने बात करा कि द एडमिनिस्ट्रेशन इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस, कि कोई चीज आर्ट है, जैसे इफ आई टॉक अबाउट द रूरल डेवलपमेंट, है ना, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इफ आई से कि देयर इज अ टॉपिक दैट इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट, सो क्या रूरल डेवलपमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव टॉपिक है? यस, इट इन्वॉल्व्स द इफेक्टिव एलोकेशंस ऑफ द पब्लिक वैल्यूज, इट इन्वॉल्व्स द इफेक्टिव एलोकेशंस ऑफ द रिसोर्सेस। तो यहां पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। इट मींस इट इज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन व्हाट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ 1952-53? रूरल डेवलपमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था? इट वाज बेस्ड ऑन द टू स्कीम, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसा कुछ था, छोटे छोटे स्कीम बेस्ड थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हुआ, विद द कमिंग ऑफ दिस द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, ये जो डिलीवरी, ये क्या हो गया? मोर टारगेटेड डिलीवरी, ज्यादा प्रिसाइज। टुडे वी हैव द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, today we have artificial intelligence, today we have that is called information and communication technology. So ज़्यादा reach हुआ, ज़्यादा efficient delivery, digital the governance, it makes the administration more citizen centric, more empowered centric, right? तो यही बात करते हैं कि जो आर्ट्स है उसमें सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिव कौन बनाता है? ना नॉलेज ऑफ साइंस। साइंस रिफर्स टू द टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज एमेनेबल टू साइंस, है ना। जैसे अभी साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी में द डिपार्टमेंट ऑफ साइबर और द पुलिस डिपार्टमेंट देयर शैल बी इक्विप्ड विद द टेक्नोलॉजी। तो इनिशियली विदाउट टेक्नोलॉजी भी था, दैट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उस समय स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी वही था। बट टुडे द एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू बी इक्विप्ड बिकॉज टुडे द चैलेंजेस आर मोर डाइवर्स इन नेचर। सो दैट इज व्हाई they say कि the administration is both art as well as science. I hope थोड़ा सा समझ में आया होगा। The fourth assumption है the Gulick से, they actually दो पार्ट है इसका, एक है limited administration versus overarching administration, and second part, that is the limited administration versus overarching administration, and second is democratic government versus authoritarian government, है ना। let us try to understand. The Gulick and Urvik emphasized कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए? लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेशन, ना कि ओवर आर्चिंग एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दे फोकस ऑन द लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब एलिमेंट ऑफ रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, द एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसको ऐसे समझो कि देयर इज ए टाइमलाइन, जो थीम मैंने एक बार बताया है कि दैट ड्यूरिंग द 1960s क्या शुरू हो गया था कि 1960 में एक फिलॉसफी जर्मिनेट हुआ, दैट इज कॉल्ड न्यू राइट फिलॉसफी। व्हाट इज दिस न्यू राइट फिलॉसफी? द न्यू राइट फिलॉसफी से कि दैट देयर शैल बी रैशनलाइजेशन इन द रोल ऑफ द स्टेट। क्योंकि न्यू राइट फिलॉसफी के पहले क्या ट्रांसफॉर्मेशन चला था? देयर इज स्टेट कॉल्ड लेसेस-फेयर स्टेट, फिर लेसेस-फेयर स्टेट के बाद क्या बना था? वेलफेयर स्टेट। ये स्टोरी मैं कई बार बताया हूं कि दैट लेसेस-फेयर स्टेट से वेलफेयर स्टेट कैसे हुआ? अंडर द बैकड्रॉप ऑफ व्हाट? द ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक द रेनेसां, रिफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो एक स्टेट बना, दैट इज कॉल्ड वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट में द स्टेट विल टेक द मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट विल प्रोवाइड एवरीथिंग टू द सोसाइटी। तो इससे क्या हुआ कि सिंस स्टेट इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, सो देयरबाय इट क्रिएटेड ए सिंड्रोम ऑफ डिपेंडेंसी। सो सिंड्रोम ऑफ डिपेंडेंसी को क्या बोलते थे? नैनी स्टेट सिंड्रोम। ये कई बार बताया मैंने। उस नैनी स्टेट सिंड्रोम में क्या प्रॉब्लम हो गया? द लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट्स कम्स इनटू द क्वेश्चन, कि मतलब स्टेट प्रोमिसेस अ लॉट बट स्टेट डिलीवर्स अ वेरी लिस्ट, राइट? सो अंडर द नैनी स्टेट सिंड्रोम व्हाट वाज द प्रॉब्लम? सिंस द स्टेट से कि इफ यू नीड, लेट्स से पेन, पेपर, पेंसिल, व्हाटएवर
I am providing you because it is the responsibility of the state to take care about its citizen, to take care about its society. ऐसी बात हो रही थी. So सब कुछ यदि स्टेट ही प्रोवाइड कर दे रहा है तो people will not develop to their potential. Human resource कहीं ना कहीं compromise होगा, and in this way a culture of alibi of non-performance, a culture of alibi of corruption शुरू हो जाएगा. तो वहां पर क्या होने लगा कि स्टेट प्रोमिसेस से लॉट्स, बट जो डिलीवर है वो बहुत कम होते जा रहा है. सो इसका सॉल्यूशन क्या था? दे कम आउट विथ ए फिलॉसफी दैट इज कॉल्ड न्यू राइट फिलॉसफी. व्हाट इज द न्यू राइट फिलॉसफी? न्यू राइट फिलॉसफी से कि दैट रोल ऑफ द स्टेट शुड बी रैशनलाइज्ड, क्योंकि स्टेट सारा काम कर रहा है. तो दो एरिया जहां पर प्राइवेट सेक्टर कैपेबल है, प्लीज द स्टेट लीव दैट स्पेस, और वहां पर किसको फैसिलिटेट करो? प्राइवेट सेक्टर को. दिस इज कॉल्ड रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट. मैंने कई बार इस एस्पेक्ट को बताया है. तो फोर्थ एस्पेक्ट क्या बात करते हैं कि द एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए? लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेशन, रादर इट शैल बी ओवरआर्चिंग एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब रोल ऑफ द स्टेट शुड बी डिफाइंड. दैट इज इन वन वर्ड यू कैन से दे फोकस ऑन स्टेट मिनिमलिज्म. दे फोकस्ड ऑन स्टेट मिनिमलिज्म. State minimalism. What is the state minimalism? That is right sizing of the state. Getting my point? आखिर ऐसा इन्होंने क्या बोला? Why they said and they supported this concept of the state minimalism? Because the Gulick and Urbick developed their theories during 1940s and the 50s. Right? This was the time when the Gulick and Urbick come out with their theories. So during this 1940s and 50s, this was the transition phase. What is the transition phase? When the nature of state changing from laissez-faire state to the welfare state. So यहाँ पर फिर स्टोरी मैंने पूरा बताया कि अंडर दिस बैकड्रॉप नेनी-स्टोक्स सिंड्रोम हुआ, एंड नेनी-स्टोक्स सिंड्रोम जो है इट वाज अंडर द बैकड्रॉप ऑफ गुलिक एंड उर्बिक. सो दैट्स व्हाई ये चार एजम्पशंस गुलिक एंड उर्बिक के प्रिंसिपल के हैं. व्हाट आर द एजम्पशन? फर्स्ट ऑफ ऑल दे से कि एडमिनिस्ट्रेशन इज ए जेनरिक कॉन्सेप्ट. इट इज nothing something called public or private. It is a common thing and you can apply in any context. If the strategy is successful, is the strategy good, everywhere bring the efficiency. Got it? Second point, politics administration fusion. ये पूरे classical thinkers से different है. सारे classical thinkers almost किसकी बात करेंगे? Dichotomy. लेकिन गुलिक एंड उर्बिक किसकी बात करते हैं? Fusion. Right? Third aspect, administration is both art as well as science. ये इनका यूनिक था. राइट कि जो एडमिनिस्ट्रेशन इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस, ऐसा लोग बात करते थे. सो दैट्स व्हाई इट इज अ सब्जेक्टिव इन नेचर. लेकिन उस सब्जेक्टिव चीज में भी ऑब्जेक्टिविटी कैसे आता है? विद द साइंस के नॉलेज से. साइंस मेक्स यू मोर प्रिसाइज, साइंस मेक्स यू मोर ऑब्जेक्टिव. सो दिस इज द थर्ड एस्पेक्ट कि एडमिनिस्ट्रेशन इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस. फोर्थ एस्पेक्ट इज they focused on limited government rather overarching government. Second, they also focus on democratic government. Why? Because democratic government में there is circular flow of information. It makes the decision more informed. Authoritarian government में क्या होगा? There is only top down information flow. There is a ruler who will only issue the command. Everybody will obey the command. So informed decision नहीं हो सकता है. Enriched decision नहीं हो सकता. So they supported the democratic government. ठीक है? तो ये चार बेसिक एजम्पशंस था इनका ग्यूलिक एंड उर्बिक का. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज एजम्पशंस दे एक्चुअली कम आउट विद सर्टेन प्रिंसिपल्स. वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो फटाफट उन प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं हम लोग. Okay, so let's see the principles of Gulick. So Gulick has given the 10 principles. कितने principles दिए हैं गुलिक ने? The 10 principles. So 10 principles बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा नाम याद रखना है और बहुत सिंपल वर्ड्स में हम समझाते चले जा रहे हैं, सो दैट यू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग. राइट? ये ऑप्शनल की क्लास होती,
तो आपको बहुत डिटेल से पढ़ना होता, बट आपका सिलेबस है, यू शुड नो अबाउट, है ना। आपके सिलेबस की यूनिक बात यही है कि इसमें आपको हर चीज जानना है। लेकिन लेट्स सी, तो ग्यूलिक्स के 10 प्रिंसिपल कौन कौन से थे, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक्स है, आप वैसे भी याद रख सकते हो, है ना। द ग्यूलिक्स के कुछ 10 प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज योर D4 US, है ना। इन दिस वे यू कैन रिमेंबर कि द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्यूलिक्स, द D4 US, D4 refers to D4. Now D refers to the division of work. First it is the division of work. The second is the departmentalization based on 4P. Departmentalization based on 4P, right? So the departmentalization based on 4P. Third is the decentralization. Fourth is the decentralization. Then next one is, that is your devolution. Okay, so the division of work, departmentalization based on 4Ps, the decentralization, devolution, then U refers to unity of command, and this S refers to, that is scalar chain, span of control, and this is your supervision. ठीक है। एक और बात, डिपार्टमेंटलाइजेशन बेस्ड ऑन 4P, तो ये 4P के क्या क्या बेसिस थे? द डिपार्टमेंटलाइजेशन बेस्ड ऑन द पर्पस, second is the process, third is the person, and fourth it is your place. Okay, so departmentalization based on 4P means departmentalization based on purpose, process, person and place, and division of work है, so division of work gives you specialization. डिवीजन ऑफ वर्क गिव्स यू स्पेशलाइजेशन, है ना। सो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, इसको आप काउंट करो, कितने हो जाएंगे? 10. सो डिवीजन ऑफ वर्क, दिस इज फर्स्ट. डिपार्टमेंटलाइजेशन बेस्ड ऑन 4P, सो दिस इज योर द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. फिर इसके बाद क्या मिल जाएगा आपको? दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्स्थ, डिवोल्यूशन, सेवेंथ, unity of command, 8th, scalar chain, 9, this is span of control, this is ये basically 10, और ये supervision और span of control दोनों एक ही principle है, ठीक है। so these are the 10 principle, और specialization और division of work भी एक ही principle है ना। so these are the 10 principles of the Gulick actually given. in small और ब्रीफली थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज दीज प्रिंसिपल. डिवीजन ऑफ वर्क, ये वेल नोन प्रिंसिपल है. डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज, देन व्हाट इज एडहॉक वे में उसको नहीं किया जा सकता है. सो दैट्स व्हाई डिवीजन ऑफ वर्क इज ए नेचुरल ऑर्डर. डिवीजन ऑफ वर्क जरूरी है. व्हाई नॉट डिवीजन ऑफ वर्क? लेट्स से कि दैट टुडेस टाइम दैट ए डिपार्टमेंट इज टेकिंग एन एक्टिविटी इज मल्टी डायमेंशनल इन नेचर, जैसे रूरल डेवलपमेंट. सो रूरल डेवलपमेंट क्या सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट ऑफ दैट लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए? नो, देयर शैल बी इंडस्ट्री, देयर शैल बी एग्रीकल्चर, देयर शैल बी डिजास्टर मैनेजमेंट. सो अलग अलग लोगों का अलग अलग काम है.
टेक्नोलॉजी लाना होगा, so there shall be the Department of Science and Technology. So thereby division of work is a natural order. So first thing is that कि there shall be division of work because in today's time none of the activity is a simple activity but it is a complex activity. Division of work से क्या होगा? Division of work से क्या होगा ना, domain specific काम होगा. Let's say there is a department of account. So accounts के उसमें graduates होंगे. There is a department of let's say that is called engineering department. तो engineer उसमें engineers होंगे. There is something called medical department. So since उसमें domain specific recruitment होगा, so thereby it will increase the specialization. So specialization is the domain of works. Division of work से क्या आएगा? Specialization. और specialization से क्या होगा? The specialization will increase the understanding with the job. Specialization will increase the efficiency with the job. So thereby it overall increase the productivity of organization. It overall increase the efficiency of organization. So specialization से क्या होगा? It will increase the efficiency of organization. It will increase the productivity of organization. ये समझ में आया? Division of work. First point clear? So division of work is a natural process, natural order. Why? Today's time organization is a complex organization, activity is a complex activity. एक्टिविटी के जो इम्पैक्ट्स है ये वाइडर है, सो उसको हम लोग एडहॉक वे में नहीं ले सकते. सो देयर बाय डिवीजन ऑफ वर्क इज ए मोरल अकाउंटेबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क इज ए नेचुरल ऑर्डर. नाउ डिवीजन ऑफ वर्क विल ब्रिंग स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन विल ब्रिंग इफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. गॉट इट? सेकंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन बेस्ड ऑन 4P. डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ए हायरार्की, देयर इज डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट पोर्टफोलियोज. आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज मैंने अभी तुरंत बताया कि टुडे दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी जस्ट लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो क्या इफ आई से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए simple activity, it is a complex activity, very complex activity. Government of India is the biggest organization among all the organizations. जैसे if I talk about Steel Authority of India, NTPC, कोई भी सरकार, सबसे बड़ा गवर्नमेंट कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी सबसे बड़ा है. सो इफ ए सिंगल डिपार्टमेंट विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरटेक ऑल द एक्टिविटी, गड़बड़ होगा. सो यहां क्या करना पड़ता है ना, डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है. सो गवर्नमेंट जब डिपार्टमेंट बनाती है तो उसका कुछ बेसिस होता है. सो गुलिक ने क्या बताया कि द बेसिस कितने होते हैं? 4P, दैट इज पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस. सो पर्पस मान लेते हैं कि जैसे हेल्थ इज अ पर्पस, है ना, एजुकेशन इज ए पर्पस, ठीक. सो हेल्थ, एजुकेशन, लेट्स से डेवलपमेंट, इट इज ए पर्पस. सो पर्पस के बेसिस पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं. उसी तरह से प्रोसेस के बेसिस पे हो सकता है, जैसे कि लेट्स से बजटिंग इज ए प्रोसेस, तो बजट बनाने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस, कैग उसके लिए अलग जिम्मेदार होगा, सो कैग इज ए प्रोसेस. नीति आयोग जैसे पॉलिसी थिंक टैंक, इट इज ए प्रोसेस, सो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए. सो देयर बाय लॉजिस्टिक, इट इज ए प्रोसेस, तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए. सो डिपार्टमेंट का सेकंड बेसिस क्या होता है? प्रोसेस. समझ में आ रहा है? पर्सन कि मतलब देयर शैल बी सर्टेन सेक्शन टू द सोसाइटी, उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करना है, तो कुछ डिपार्टमेंट उस तरह से रिस्पॉन्सिबल होते, लाइक दे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, दे विल वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन. द नेशनल कमीशन फॉर दैट इज कॉल्ड, लेट्स से दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड द नेशनल कमीशन फॉर द चाइल्ड है, द नेशनल कमीशन फॉर वल्नरेबल सेक्शन, जिसको एक ट्रिक्स मैंने कई बार बताया है कि लेट्स से BMW चंडीगढ़, BMW चंडीगढ़, कि देयर आर सर्टेन बॉडीज व्हिच आर नोन एज स्टैट्यूटरी बॉडी. सो लेट्स से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, बी रेफर्स टू बैकवर्ड क्लास, तो बैकवर्ड क्लास के लिए काम करना है तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होगा. सो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है ना, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होगा. द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, अलग डिपार्टमेंट. C रेफर्स टू NCPCR, चाइल्ड के लिए राइट्स प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा. H रेफर्स टू ह्यूमन राइट्स के लिए काम करेगा. सो ये सोसाइटी के स्पेसिफिक सेक्शन टू द पीपल्स के लिए काम करेगा. इसके लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट बनेगा और उसका बेसिस क्या है कि दैट इज द डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द पर्सन, ठीक.
उसी तरह से प्लेस है कि लेट्स से फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, जैसे हम लोग बात करते हैं कि दैट इज कॉल्ड 5th शेड्यूल एरियाज, 6th शेड्यूल एरियाज, तो वहां पर स्पेसिफिक लोकेशन वाइज डेवलपमेंट चाहिए। लेट्स से डेवलपमेंट टू द विदर्भ रीजन क्रिएट किया गया कुछ काउंसिल, द डेवलपमेंट ऑफ लेट्स से जिसको रीजनल काउंसिल बोलते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन, जैसे तो ये कुछ बेसिस बताया है कि किस बेसिस पे डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए जाते हैं। तो पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस, है ना, ये सेकंड प्रिंसिपल है किसका, ग्यूलिक का है। तो ये समझ में आ गया होगा। लेकिन ग्यूलिक का एक लिमिटेशन है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ एक बेसिस पे होगा। लेकिन अभी के टाइम में सिंस ऑर्गेनाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, क्या डिपार्टमेंट सिर्फ एक बेसिस पे हो सकता है? नहीं हो सकता है। जैसे लेट्स से इफ आई से कि दे इफ आई कोई अभी के टाइम में कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, इफ आई से द लीगल अथॉरिटी ऑफ वुमेन इन दिल्ली, ठीक है, लीगल अथॉरिटी ऑफ वुमेन इन दिल्ली, तो ये काम करना है कि दैट कि दिल्ली में जो वुमेन है उसके लीगल अथॉरिटी के लिए काम करना है। तो लीगल अथॉरिटी ये कैसा है? दिस इज ए पर्पस, है ना, कि दैट डिपार्टमेंट विल वर्क फॉर इंश्योरिंग द लीगल अथॉरिटी ऑफ द वुमेन। सेकंड, ये वुमेन है मतलब ये किसके लिए काम करेगा? पर्सन के लिए काम करेगा, ठीक। और ये दिल्ली के वुमेन के लीगल अथॉरिटी के लिए काम करना है, तो ये कैसा हो गया? प्लेस हो गया। सो if a department is created for this purpose, for protecting the legal authority of the women in Delhi, तो इसके लिए यहां पर डिपार्टमेंट जो क्रिएट होगा वो सिर्फ एक बेसिस पे है कि एक से ज्यादा बेसिस पे है? एक से ज्यादा बेसिस है, क्योंकि लीगल अथॉरिटी प्रोसेस हो गया, द वुमेन पर्सन हो गया, दिल्ली कैसा हो गया? प्लेस हो गया। समझ में आ रहा? सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द गुलिक, कि अभी के टाइम में जब ये इन्होंने थ्योरी बिल्डअप करा था तो उस समय इतना कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी नहीं था। बट टुडे वी हैव लेट्स से ग्लोबल वर्ल्ड, टुडे वी हैव द मल्टी डाइवर्स वर्ल्ड, तो यहां पर जो डेफिनेशन थोड़ा और अपग्रेड हो गया है, ठीक है। तो सेकंड प्रिंसिपल समझ में आया, दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल। अब इसके बाद हम लोग थर्ड प्रिंसिपल देखते हैं, माने दिस प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। क्लासिकल थिंकर्स का जो प्राइम प्रिंसिपल था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। लेकिन ग्यूलिक और नूरविक ने किस चीज पे फोकस किया? डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसको समझिए, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। इसमें तीन रिलेटेड टर्म्स बता रहा हूं, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन एंड डिवोल्यूशन। डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन and devolution, right? The classical thinkers given and they gave emphasis on centralization. Centralization का मतलब कि the decision taking power is concentrated in a single position or in an exclusive class of people. So that is called centralization, right? Now इस decision taking power को हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कैसे होगा ना? डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सब जगह है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में दैट इज कॉल्ड हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर ट्रांसफर किया रहेगा, एंड इसको एक टेक्निकल टर्म से बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, इसको याद रखिएगा। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है डिफरेंट पीसीएस और यूपीएससी में भी, कि लेट्स से इन केस ऑफ इंडिया द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एलएसजी, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी? ना appropriate power, authority and responsibility should be given to the appropriate position. क्या मैंने बोला कि the appropriate power, authority and responsibility shall be given to appropriate positions, है ना।
थोड़ा सा समझिए इसको क्या बोल रहा हूं कि द एप्रोप्रिएट पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स लेजिटिमेट पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटी असाइंड टू ए पर्टिकुलर पोजीशंस। ठीक, तो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को विजुअलाइज करो तो ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ लोग हायर ऑर्डर्स पे होते हैं, हायर इकोलॉन्स पे, जिसको मैनेजर्स बोलते हैं। देयर आर कॉल्ड बॉटम लेवल वर्कर्स। तो इन द ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजर्स का जो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर वो ज्यादा है क्योंकि उनका काम डिफरेंट है। लेकिन जो लोअर लेवल है उसका क्या है, डिफरेंट वर्क्स है। यहां पर एक चीज को लिंक करो, जब हम लोग फियोल की बात करते थे तो फियोल ने क्या बात करा था कि दैट ऑर्गेनाइजेशंस को 3 लेवल में डिवाइड किया, लोअर लेवल, मिडिल लेवल और एट द टॉप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो उन्होंने क्या बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह की एक्टिविटी होती है, एक सेगमेंटल एक्टिविटी और दूसरा इंटीग्रल एक्टिविटी। ये फियोल का कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशंस में दैट इज बॉटम टू मिडिल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस राइज करता है तो उसका इंटीग्रल एक्टिविटी बढ़ते चला जाता है ना, और सेगमेंटल एक्टिविटी दोनों बढ़ेगा। लेकिन सेगमेंटल एक्टिविटी मिडिल लेवल पे मैक्सिमम होगा और टॉप लेवल पे कौन सा एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, इंटीग्रल एक्टिविटी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि जैसे कि लेट्स से कि जब भी कोई पर्सन, लेट्स से बीटेक ग्रेजुएट, सो बीटेक ग्रेजुएट ही जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशंस, वो बॉटम लेवल पे एक इंजीनियर ग्रेजुएट की तरह एंटर करेगा, वहां पर कुछ जॉब करेगा, तो उस समय उसको जो उसके मैनेजर्स होंगे उनके फॉलो कमांड्स के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। कुछ समय के बाद वो क्या होगा ना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होगा। जब वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है तब वो मिडिल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे पहुंचेगा, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स का मतलब वो डिसीजन भी ले सकता है, ही वुड बी द प्रोजेक्ट लीडर, वो डिसीजन भी लेगा, मतलब अपने जो टैलेंट है उसके मैक्सिमम इफिशियंसी पे होता है, जिसका मतलब वो सारे जितने भी डिसीजन टेकिंग पावर को छोड़ के मैक्सिमम टेक्निकल काम उस समय उसका परफॉर्म करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड सेगमेंटल एक्टिविटीज। लेकिन वही बीटेक ग्रेजुएट फिर कुछ समय के बाद जब लेट्स से चेयरमैन या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर की ओर जब उसका प्रमोशन होगा तो वो क्या करेगा, अब डिसीजंस ज्यादा लेता है, वो टेक्निकल काम कम करने लगेगा, और जब वो टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे पहुंच जाएगा, मान लेते हैं सेल का चेयरमैन है, तो सेल का जो चेयरमैन होगा वो भी एक बीटेक ग्रेजुएट ही होगा, बिना ग्रेजुएट का सेल का चेयरमैन नहीं हो सकता। दिस इज द नॉर्मल पैटर्न। सो वो क्या होगा, क्या सेल का चेयरमैन वो टेक्निकल काम करता है क्या, नो, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही डू। सो जब टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे होगा तो काम कैसा हो जाता है, प्योरली इंटीग्रल। जो मिडिल लेवल पे होगा तो प्योरली सेगमेंटल, और जब बॉटम लेवल पे होगा तो इट इज मोर सेगमेंटल लेस इंटीग्रल, ऐसा कुछ होता है। यही फियोल ने बताया था हायरार्की में। तो यहां पर बात हो रही है कि जब अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, कि मतलब इस लेवल पे काम करना है तो इसको एप्रोप्रिएट पावर एंड अथॉरिटी देना पड़ेगा। अब यहां पर चेयरमैन बना दिए हैं और डिसीजन टेकिंग पावर है ही नहीं, सो ये गड़बड़ है। सो द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी से कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस पे एप्रोप्रिएट पावर एंड अथॉरिटी एप्रोप्रिएट पोजीशन को दिया जाना चाहिए। जैसे थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ आई से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारे इश्यूज है, कुछ नेशनल लेवल के, कुछ स्टेट लेवल पे, कुछ लोकल लेवल के इश्यूज हैं। लेट्स से द मैनेजमेंट ऑफ ए विलेज, लेट्स से पॉन्ड, सी मैनेजमेंट ऑफ द विलेज पॉन्ड यदि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको उस सब्जेक्ट को कैरी ऑन करे तो इट विल बी डिफिकल्ट, और वो लॉजिकल भी नहीं है कि मैनेजमेंट ऑफ ए पॉन्ड ये किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्यों ना जो पावर है, जो रिस्पेक्टिव पावर एंड अथॉरिटी है, वो लोकल यूनिट्स को ट्रांसफर कर दिया जाए तो उसका मैनेजमेंट अच्छे से होगा। सिमिलरली लेट्स से द स्टेट सब्जेक्ट है, लेट्स से लैंड प्रॉपर्टी जो है जिसको स्टेट में रखा गया है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाए तो बेटर रहेगा। सिमिलरली जो लेट्स से इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन नेशनल गवर्नमेंट यदि कैरी करे तो वो बेटर रहेगा। So, इसका मतलब है कि द एप्रोप्रिएट पावर एंड अथॉरिटी शुड बी असाइंड टू द एप्रोप्रिएट पोजीशन, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। और इसी प्रिंसिपल पे हमारा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब जो आगे चल के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना, ये बेस्ड है, पता है कि नहीं? क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का अलग चैप्टर है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग सब्जेक्ट हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का अलग डोमेन है। सो इसका मतलब है कि वो उस डोमेन पे डिसीजन या परमानेंटली ले सकता है। थोड़ा समझ में आया? तो अब इसको लिंक करें।
So decentralization refers to the transfer of authority and responsibility permanently to the lower level of hierarchy. ठीक, तो ये परमानेंट ट्रांसफर होगा. डेलीगेशंस की बात क्या हो सकती है ना, टेम्पररी ट्रांसफर टू द लोअर लेवल ऑफ हायरार्की. तो ऑर्गेनाइजेशंस में देयर इज, लेट्स से एक टर्म यूज किए होंगे पॉलिटिक्स में जिसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस में एग्जीक्यूटिव लॉ में फ्लैश एंड मसल्स एंटर करेगा, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करेगा, पार्लियामेंट. सो एक्चुअल पावर ऑफ लेजिस्लेशन किसके पास है, पार्लियामेंट के पास. लेकिन जो इमीडिएट पावर की क्या क्या प्रोविजंस ऐड करना है वो किसको दे दिया गया, एग्जीक्यूटिव्स को. तो ये क्या है, परमानेंट ट्रांसफर है कि टेम्पररी ट्रांसफर है, टेम्पररी ट्रांसफर है ना. सो दिस इज कॉल्ड टेम्पररी ट्रांसफर. टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ सम पावर एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स, टू द लोअर लेवल ऑफ हायरार्की. दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन. एंड उसी तरह का है डिवोल्यूशंस, है ना. द डिवोल्यूशंस की जैसे कि बात करते हैं कि जो टोटल टैक्सेबल पूल्स है, कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल टैक्सेस के थ्रू जितना टैक्स कलेक्ट करती है उसका क्या किया जाता है, अभी 41% क्या होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है. सो दिस इज कॉल्ड डिवोल्यूशन, है ना, दिया जाता है, जो वेरी करा सकते हैं. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड डिवोल्यूशन, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन. सो डिसेंट्रलाइजेशन परमानेंट ट्रांसफर, डेलीगेशन सम सॉर्ट ऑफ सम सब्जेक्ट सम टॉपिक को ट्रांसफर किया जाता है, दिस इज कॉल्ड टेम्पररी ट्रांसफर. एंड दिस इज कॉल्ड डिवोल्यूशन. डिवोल्यूशन कैन बी चेंज थ्रू स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स, राइट. सो डिवोल्यूशन तीनों सब ट्रांसफर से ही रिलेटेड है, जो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी पे बेस्ड है. और इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि दिस प्रिंसिपल इज बेसिस फॉर योर क्रिएशन ऑफ थर्ड टियर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. ठीक है, आगे बढ़े. तो ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है कि द डिसीजन टेकिंग पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि डिसीजन टेकिंग पावर सिर्फ एक ही पोजीशन में रेस्ट्रिक्ट नहीं हो, लोअर लेवल पे भी ट्रांसफर करे, कि जो रिस्पेक्टिव पोजीशन पे जो ड्यूटीज असाइंड है उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकते हैं. सो दिस इज मोर डिस्ट्रीब्यूटेड. तो दिस इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट जहां पर ग्यूलिक एंड उर्विक डिफरेंट होते अलग क्लासिकल से. क्लासिकल बिलीव ऑन सेंट्रलाइजेशन बट दे बिलीव इन डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक, आगे बढ़े. डिवोल्यूशंस की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक, अभी अब बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. यूनिटी ऑफ कमांड हम लोग ऑलरेडी कहां बात कर चुके हैं ना, फियोल में. ठीक है, हेनरी फियोल में. यूनिटी ऑफ कमांड क्या बात करता है कि दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन कि देयर आर सबऑर्डिनेट्स एंड देयर इज सुपरऑर्डिनेट, कि जो सुपरऑर्डिनेट विल इश्यू द कमांड एंड सबऑर्डिनेट विल फॉलो द कमांड. तो यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एक सबऑर्डिनेट विल रिसीव द कमांड फ्रॉम ओनली वन सुपरऑर्डिनेट. इससे क्या होगा ना, डिसिप्लिन होगा. इससे क्या होगा ना, एक इफिशियंसी जनरेट होगा. सो यूनिटी ऑफ कमांड की बात करता है. व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड, थोड़ा सा और समझ लो कि दैट यूनिटी ऑफ कमांड okay. So there is principle called unity of command. What is this unity of command? Let us see कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशंस को ड्रॉ करते हैं हम लोग, so what is this? Let's say this is a traditional organization. So different hierarchy होता है ऑर्गेनाइजेशंस में. So in this hierarchy there are different persons. So unity of command say कि that one subordinate will get command from only one superordinate. एक सीनियर एक जूनियर सिर्फ एक ही से कमांड रिसीव करेगा. ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस में एक लाइन क्रिएट हुआ, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ कमांड. इसी को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कमांड. सो यूनिटी ऑफ कमांड विल क्रिएट लाइन ऑफ कमांड. और क्या ऑर्गेनाइजेशंस में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कमांड होगा कि मल्टीपल लाइन ऑफ कमांड्स, द मल्टीपल लाइन ऑफ कमांड. सो मल्टीपल लाइन ऑफ कमांड्स है और उस मल्टीपल लाइन ऑफ कमांड्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, स्केलर चेन. ठीक, सो इफ देयर इज द मल्टीपल लाइन ऑफ कमांड्स, ऑल द लाइन ऑफ कमांड्स इन ऑर्गेनाइजेशन गिव्स यू स्केलर चेन.
स्केलर चेन। ऑर्गेनाइजेशंस में एक और चीज क्या होगा, ये हायरार्कीज है। द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर कॉल्ड हायरार्की, है ना। हायरार्की का क्या मतलब होगा कि डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर कॉल्ड हायरार्की। तो क्या ऑर्गेनाइजेशंस में एक ही हायरार्की है कि मल्टीपल हायरार्की है? मल्टीपल हायरार्की। सो ऑर्गेनाइजेशंस में all the line of commands and all the hierarchies are collectively called scalar chains। तो स्केलर चेन जो है, और स्पेसिफिकली लेट से लाइन ऑफ कमांड बोलते हैं, तो लाइन ऑफ कमांड शुड नॉट बी ब्रोकन, है ना। ये फेयोल भी बात किए थे, ग्यूलिक बात कर रहे हैं कि द यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब वन सबऑर्डिनेट विल गेट द कमांड फ्रॉम ओनली वन सुपरऑर्डिनेट, और ये कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये ब्रेक होगा तो क्या होगा ऑर्गेनाइजेशंस में? इनएफिशिएंसी, है ना, इनएफिशिएंसी। जो जूनियर्स है यदि सीनियर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन? ये प्लेइंग ऑफ द रोल्स, इनडिसिप्लिन, अनकल्चर, ये क्रिएट होगा, और इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ये लाइन ऑफ कमांड होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होना चाहिए। सिर्फ एक ही थिंकर है जिन्होंने लाइन ऑफ कमांड को बेसिकली नहीं माना, एंड इट वाज एफडब्ल्यू टेलर। टेलर क्या बोलते थे कि यदि लाइन ऑफ कमांड होगा, यूनिटी ऑफ कमांड होगा, तो क्या होगा ना, इट विल बेसिकली कॉम्प्रोमाइज विथ स्पेशलाइजेशन। क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेलर क्या होना चाहिए? मल्टीपल सुपरविजन, है ना, एक सुपरविजन नहीं, क्या होना चाहिए? मल्टीपल सुपरविजन। क्योंकि टुडेस टाइम एक्टिविटी, कोई भी जॉब कॉम्प्लेक्स नेचर का है, और उन्होंने क्या बात करा था? 8 डायमेंशन बोला था, फिर फंक्शनल फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन अदर देन टेलर सबने किस चीज पे फोकस किया? यूनिटी ऑफ कमांड पे। ठीक, यूनिटी ऑफ कमांड समझ में आ गया, तो आगे बढ़े। तो ये है यूनिटी ऑफ कमांड किसका? ना, ग्यूलिक का। तो ग्यूलिक आई होप समझ में आया। स्केलर चेन मैंने इसी में बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशंस में मल्टीपल लाइन ऑफ कमांड्स होंगे, मल्टीपल हायरार्कीज होंगे, जिसको कलेक्टिवली हम लोग स्केलर चेन बोला जाता है। लेकिन एक प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन भी ये बात किए थे, इसमें बोला कि लेट्स से ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस है, लेट्स से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, जब इफ यू फॉलो द लाइन ऑफ कमांड, इसके चलते बहुत लॉस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तब यू कैन वॉयलेट दिस लाइन ऑफ कमांड। जैसे देयर इज अ डिपार्टमेंट, लेट्स से अकाउंट डिपार्टमेंट, और देयर इज लेट्स से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो सबऑर्डिनेट है, उसको यदि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम है, तो फिर ऐसे जाना पड़ेगा, पूरे हायरार्की से ऑर्डर लेते लेते फिर वो जाएगा, फिर लौटते समय भी इसी लाइन से आएगा। सो ये देयर इज अ लॉस ऑफ टाइम, देयर इज अ लॉस ऑफ रिसोर्स। तो इस तरह के केसेस में अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस इफ यू फॉलो द लाइन ऑफ कमांड, इट विल लीड इनटू द एफिशिएंसी लॉस। तब वहां पर आप इस लाइन ऑफ कमांड को वॉयलेट कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई ही आल्सो सपोर्टेड गैंग प्लांक। इसको क्या बोला? गैंग प्लांक। ये गैंग प्लांक क्या है? अ टाइप ऑफ लेवल जंपिंग, टाइप ऑफ लेवल जंपिंग। ठीक, तो लेवल जंपिंग ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कि एबनॉर्मल सिचुएशन में? एबनॉर्मल सिचुएशन में हर टाइम अपने सीनियर को वॉयलेट करना, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। बट फॉर सर्टेन लेट्स से इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस, यदि एक डिपार्टमेंट के थ्रू जाएंगे तो डिपार्टमेंटल ग्लिचेज में फंस जाएगा चीजें, तो जल्दी काम करना है। सो विद द कंसेंट ऑफ योर सीनियर्स आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाके परमिशन या अप्रूवल ले सकते हैं, तो ये परमिसिबल होना चाहिए। तो इसको क्या बोला जाता है? गैंग प्लांक। सो फेयोल एंड ग्यूलिक ने भी गैंग प्लांक को सपोर्ट किया था, इसको याद रखेंगे। ये टेक्निकल टर्म है, इसलिए पूछ सकता है कि गैंग प्लांक वाज गिवन बाय हुम? ना, पहली बात फेयोल ने दिया था, एंड इट वाज सपोर्टेड बाय ग्यूलिक आल्सो। ठीक, लेकिन नॉर्मल टाइम में क्या होगा? हमेशा यूनिटी ऑफ कमांड। आगे बढ़े। स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? सुपरविजन। बोलता है कि फॉर ए मैनेजर सुपरविजन होना चाहिए, और किस तरह का सुपरविजन होना चाहिए? सुपरविजन शुड बी इफेक्टिव सुपरविजन। इफेक्टिव सुपरविजन। तो इफेक्टिव सुपरविजन के लिए क्या जरूरी है ना? लेट्स से फॉर ए मैनेजर, वो एक ग्रुप का लीडर है, उसमें लेट्स से 2 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, तो क्या सारे लोगों को वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएगा? सो ग्यूलिक से कि फॉर इफेक्टिव सुपरविजन ना, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट शुड बी लिमिटेड। कितना होना चाहिए? उन्होंने 5 या 6 बोला था, है ना? कितना बोला था उन्होंने? 5 और 6। ऐसा इसीलिए कि
कि थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, बट मैं बता देता हूं कि देयर इज ए फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड ग्रेकोनस फॉर्मूला, है ना, एक फॉर्मूला है, यहां लिख देते हैं ग्रेकोनस फॉर्मूला। ग्रेकोनस फॉर्मूला, इसको याद रखना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है, बट ऐसे फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम सेइंग ग्रेकोनस फॉर्मूला गिव्स द नंबर ऑफ सुपरविजन। उसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज n इंटू 2 to the power n by 2 plus n minus 1, where n refers to number of subordinates, number of subordinates, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है दैट वाज गिवन बाय ग्रेकोनस, एंड ग्रेकोनस फॉर्मूला n into 2 to the power n upon 2 plus n minus 1 where n is equal to number of subordinates। ये बोलता है कि एक साइड में मान लेते हैं हम लोग सबऑर्डिनेट रखें और एक साइड में मान लेते हैं सुपरविजन रखें, कि यदि सबऑर्डिनेट 1 हो तो सुपरविजन भी 1 होगा। इसको पुट करके देखेंगे, 2 होगा तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो ये 44 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो 222 हो जाएगा, है ना, ऐसा वैल्यू आता है। तो ग्रेकोनस से कि यदि सबऑर्डिनेट तो अरिथमेटिकली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो सुपरविजन होता है इतना डायमेंशन बढ़ जाता है कि हर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रो होगा। सो मैक्सिमम मैनेजर अपने इफिशियंसी, अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज से कितना तक को अच्छे से हैंडल कर सकता है, द 5 to 6 सबऑर्डिनेट्स को। सो दिस इज द थिंग he highlighted कि the span of control means the effective supervision, and for the effective supervision number of subordinates should be 5 or 6। तो उसने किसका सपोर्ट लिया था, दिस ग्रेकोनस फॉर्मूला। और ग्रेकोनस फॉर्मूला इतना डिटेल्स में याद नहीं रखना, बट खाली याद रखेंगे कि दैट 5 और 6 होगा तो ये 100 के बियॉन्ड सुपरविजन हो जाता है, रिलेशन 100 के बियॉन्ड हो जाता है, सो इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज, ठीक। एक और प्रिंसिपल है दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन, ये ऑलरेडी बात हम लोग कर चुके हैं डिवीजन ऑफ वर्क में। तो डिवीजन ऑफ वर्क गिव्स यू स्पेशलाइजेशन, और स्पेशलाइजेशन गिव्स यू इफिशियंसी, इफिशियंसी गिव्स यू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो ये गुलिक के 10 प्रिंसिपल है। गुलिक के 10 प्रिंसिपल्स को कैसे याद रखेंगे, दैट इज D4US, राइट। तो ये गुलिक के प्रिंसिपल के बाद फिर उर्विक आए थे, और उर्विक ने भी कुछ 10 प्रिंसिपल्स दिया था। तो ये 10 प्रिंसिपल्स को फिर अगले क्लास में हम लोग कैरी ऑन करेंगे।